मेरे हाथ में धर्मेंद्र प्रधान की वो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। लेकिन उसका संबोधन है, मेरे युवा साथियों। ये वही मांग थी जिसे लेकर कई हफ्तों से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जब ये खबर आई तो एकाएक किसी ने इस पर यकीन नहीं किया, शायद इसलिए कि ये इतना आसान था भी नहीं। फिर जब धर्मेंद्र प्रधान के एक्स अकाउंट से शेयर की गई चिट्ठी सर्कुलेट हुई, तब जाकर सबको यकीन हुआ कि जिस जिद पर प्रदर्शनकारी पहले दिन से अड़े हुए थे, आखिर वो मान ली गई है। तो एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसे शुरुआत में गंभीरता के गा तक भी नहीं लिया जा रहा था, वो इस मुकाम तक कैसे आ गया? वो क्या घटनाएं, तस्वीरें, हादसे, दर्द और ताकत रही कि आज मैं इस खबर को पढ़ रही हूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए बिना लाग लपेट के 5 पॉइंटर्स में सीधे इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सीजेपी की शुरुआत एक ऑनलाइन मजाक के तौर पर हुई थी। इसकी वेबसाइट पर मेंबरशिप की शर्तें भी व्यंग में लिखी गई थीं, जैसे कि आप बेरोजगार हों, आलसी हों, हमेशा ऑनलाइन रहते हों और प्रोफेशनली रेंट करना जानते हों। उस वक्त पार्टी का एजेंडा नीट पेपर लीक था ही नहीं। इसके मैनिफेस्टो में 5 बड़ी मांगें थीं, जिनमें संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मालिकाना हक वाले न्यूज चैनल्स के लाइसेंस पर सवाल, बेरोजगारी, महंगाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो रही देरी। इसी दौरान सरकार ने सीजेपी के पहले एक्स अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था। अभिजीत दीपके ने तुरंत दूसरा अकाउंट बनाया और लिखा, कॉकरोच मरते नहीं। और इसके बाद से इन्होंने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को मेन मुद्दा बना लिया। असली मोड़ 6 जून को आया, जब सीजेपी ने जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे। यहीं पर पहली बार आंदोलन की सबसे बड़ी मांग साफ शब्दों में बताई गई। बार बार हो रहे पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हालांकि शुरुआत उतनी बड़ी नहीं थी। 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले इस पेज की पहली रैली में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2000 से भी कम लोग पहुंचे। उसी मंच से दीपके ने शिक्षा मंत्री को शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यहीं से आंदोलन ने खुद को ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइज करना भी शुरू किया। सौरव दास और आशुतोष रांका को प्रमुख प्रवक्ता बनाया गया और उसके बाद यही दोनों लोग बाद के दिनों में सरकार के साथ बातचीत की मेज पर बैठे। जून के दूसरे हफ्ते तक प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर स्थायी डेरा डाल लिया। सड़कें और फुटपाथ ही उनका ठिकाना बन गए। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत दी, लेकिन जैसे जैसे कैंप लंबा खिंचने लगा, टकराव भी बढ़ने लगा। इन सब के बीच द इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर प्रकाशित हुई। खबर में कहा गया कि 3 मई 2026 को जो नीट परीक्षा हुई थी, उसे 12 मई 2026 को रद्द किया गया। साथ ही पहली परीक्षा के 37 दिन बाद यानी 21 जून 2026 को दोबारा से परीक्षा ली गई। लेकिन इन 37 दिनों में देश भर के 12 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। बाद में ये आंकड़ा 20 से ज्यादा हो गया। सवाल ये था कि इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है। इसका नतीजा ये हुआ कि छात्रों का गुस्सा और सीजेपी का प्रोटेस्ट एक साथ मिल गए। यहीं से भीड़ तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद 28 जून को सीजेपी के प्रोटेस्ट को एक बड़ा चेहरा मिल गया। लद्दाख से आने वाले एनवायरमेंटलिस्ट और रेमन मैग्सेसे से सम्मानित सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे। वांगचुक ने लंबे समय तक एजुकेशन और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया था। यही वजह रही कि वांगचुक के शामिल होने से इस प्रोटेस्ट को नैतिक बल मिला। लोग उनसे जुड़े और बड़ी संख्या में जंतर मंतर भी पहुंचे। सोनम वांगचुक ने खुद को गांधी का शिष्य बताया और अपनी मांगों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। 18 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक के अनशन को 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। तभी दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना था कि ये हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक जरूरी मेडिकल केयर के लिए किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वांगचुक को 20 जुलाई के संसद मार्च से अलग करने के लिए सरकार ने जबरदस्ती उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया। सोनम वांगचुक का सफेद चादर से ढककर जंतर मंतर से हटाया जाना ही इस प्रोटेस्ट का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
अस्पताल पहुंचने के बाद भी वांगचुक ने समर्थकों से साफ कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च हर हाल में निकाला जाए। यानी जिस कार्रवाई से प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई, उसी ने संसद मार्च को और बड़ा मुद्दा बना दिया। इसके बाद माहौल तेजी से बदलने लगा। 20 जुलाई से 3-4 दिन पहले ही जंतर मंतर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ प्रदर्शनकारियों की संख्या पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी। भीड़ बढ़ी तो राजनीतिक दलों की मौजूदगी भी बढ़ने लगी। अरविंद केजरीवाल पहुंचे, समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव भी पहुंची। इसके अलावा कई और राजनीतिक दलों के नेता भी प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। यहीं से आंदोलन को लेकर एक नई बहस शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ती भीड़ सरकार पर बढ़ते दबाव का संकेत है। वहीं सरकार के समर्थकों ने आरोप लगाया कि अब राजनीतिक दल इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यानी आंदोलन जितना बड़ा होता गया, उसकी मंशा और उसके वजूद पर सवाल भी उतने ही तेज होते गए। 20 जुलाई, जिस दिन से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था, इसी दिन सीजेपी ने पहले से संसद चलो मार्च का ऐलान किया हुआ था। यानी इस दिन को चुना था मार्च के लिए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं को बातचीत के लिए बुलाया, जो बेनतीजा रही। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर संसद मार्च का समय हुआ तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हजारों प्रदर्शनकारी परेशान होने लगे। किसी को नहीं पता था कि कब और कितने बजे कहां से मार्च शुरू होगा। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि हम ग्राउंड पर थे तो हमने अपनी आंखों से ये चीजें देखी थी। जो जहां खड़ा था वो वहीं से संसद की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद हालात बिगड़े तो पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। कंप्लीट केओस की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस कार्रवाई में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें आरएमएल, लेडी हार्डिंग और एम्स जैसे अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया और इस हिंसक झड़प में कई पुलिस वाले भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने यह आंकड़ा 100 से ज्यादा बताया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने वीडियो जारी कर दावा किया कि पुलिस ने पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट में घायल हुए 19 साल के साहिल लोचब के शरीर से सर्जरी कर कई छर्रे निकाले गए। परिवार को डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी दाईं आंख की रोशनी लौटने की संभावना बेहद कम है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक करवाए और बार बार इस बात पर जोर दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर नहीं किया गया है। कई रिपोर्टर्स तक को प्रेस कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस ने लाठियां मारी। पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसक व्यवहार किया, सरकारी वाहन और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। इसी मामले में भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत 5 एफआईआर भी दर्ज की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स से जुड़ी इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। 20 जुलाई की कार्रवाई के बाद प्रशासन को उम्मीद थी कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रोटेस्टर्स अगले ही दिन फिर जंतर मंतर पहुंच गए। पुलिस ब्रुटैलिटी का रिएक्शन ऐसा हुआ कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जमीन पर भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कार्रवाई खुद वायरल कंटेंट बन गई। लाठीचार्ज से बचते हुए, भागते हुए पैरोडी वीडियोस और हजारों पोस्ट सोशल मीडिया पर फैलने लगे। यानी जिस कार्रवाई से प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश हुई, उसी ने उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। उसी शाम अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा, अब वो बातचीत के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे। अगर बातचीत करनी है तो सरकार को जंतर मंतर आना होगा। अगले ही दिन 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर इस प्रोटेस्ट को राजनीतिक तवज्जो भी दे दी। यानी जो विरोध प्रदर्शन शुरुआत में नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर खड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे हर तरह की नाराजगी का मंच बन गया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और झारखंड तक अलग अलग राज्यों से लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। कोई परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ था, कोई स्थानीय भ्रष्टाचार से परेशान था, तो कोई सिर्फ इस आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता जताने आया था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि प्रोटेस्ट में शामिल होने आए लोग सिर्फ सीजेपी या उसके फाउंडर्स के बुलाने पर नहीं आए थे।
कई लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में आए थे, कुछ सिर्फ छात्रों के मुद्दे के साथ खड़े थे और कुछ ऐसे भी थे जो सीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं थे लेकिन इस मांग का समर्थन कर रहे थे। आसान भाषा में कहें तो संभवतः ये पहली बार था जब लोग अलग अलग विचार, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग वजहों से इस प्रोटेस्ट से जुड़ गए थे और एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। यही वजह रही कि प्रोटेस्ट का बैनर बड़ा होने लगा। करीब 1 महीने के प्रोटेस्ट के बाद सीजेपी और सरकार के बीच जो बातचीत शुरू हुई वो लाठीचार्ज और छात्रों के आक्रोश की वजह से रुकी नहीं। 24 जुलाई को विट्ठल भाई पटेल हाउस में दोबारा बातचीत हुई। इस बार सरकार की ओर से जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। सरकार 3 में से 2 डिमांड मानने को तैयार हो गई, जिसमें पहली डिमांड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की बात थी और दूसरी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की। तीसरी और आखिरी मांग यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार ने 1 दिन का समय और मांगा। इसी दौरान प्रोटेस्ट में पुलिस ब्रुटैलिटी का साफ असर दिखाई देने लगा। बड़ी संख्या में यूथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने लगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मीम, पैरोडी वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बन गए। यानी जिस सोशल मीडिया पर अब तक सरकार की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, उसी प्लेटफॉर्म पर इस आंदोलन ने अपना नैरेटिव खड़ा कर दिया। और शायद सरकार को पहली बार लगा कि उन्हें एक्स से ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पर होना चाहिए था। विडंबना देखिए, सरकार ने भी उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का सहारा लिया। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया और शुरुआत उसकी मित्रों के बजाय फ्रेंड से हुई। प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ ही देर पहले सोनम वांगचुक ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26वें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनका कहना था कि सरकार ने उन्हें पेपर लीक के मुद्दे पर कैबिनेट और संसद में कानून बनाकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस अनशन तोड़ने के तरीके को लेकर कुछ प्रोटेस्टर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाए। इसका जवाब देते हुए वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आया वो दिन जब सरकार को अपना फैसला सुनाना था कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या नहीं। दोपहर 2:18 पर उन्होंने एक चिट्ठी शेयर कर अपने इस्तीफे के बारे में लोगों को बता दिया। इसी के साथ सीजेपी की तीसरी और आखिरी मांग भी पूरी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब सवाल है कि इस इस्तीफे से आगे क्या बदल जाएगा? क्या सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ देने से व्यवस्था बदल जाएगी या फिर एग्जाम सिस्टम में ऐसे सुधार होंगे जिनसे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके? बहरहाल तीनों शर्तें मान ली गई हैं, जिनमें 2 शर्तें अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी हैं, क्योंकि अगर इस्तीफे के बाद भी वही समस्याएं बनी रही तो इस पूरे प्रोटेस्ट का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जिन मांगों पर सहमति जताई गई है, आश्वासन दिया गया है, सरकार उन्हें पूरा करेगी और उन मेहनत कश बच्चों को उस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा जो पेपर लीक होने के बाद उन्हें होती है। वो परिवार उस पीड़ा से नहीं गुजरेंगे या उस संघर्ष से नहीं जूझेंगे जो अपने बच्चे को खोने के बाद किसी को महसूस होता है। जिसकी ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।